तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैं आपको जिम से रिलेटेड कंटेंट भी आपके मैं प्रोवाइड कर रहा था। तो बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं और ऐसा बोल पूछ रहे हैं कि वो करने के लिए क्या बोलते हैं, वन एक तरह का आप लोग पूछ रहे हो कि केमिस्ट्री का बेसिक्स क्लास ले लो। बेसिक्स क्लास इन द सेंस कि मतलब कि बेसिक्स चीज़ों को बारे में डिस्कस कर दो जो कि बहुत आगे हायर क्लासेस में 9th क्लास 10th क्लास में यूज़ होता है। तो आज हम लोग बेसिक्स केमिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग फुल बेसिक्स करेंगे केमिस्ट्री का, जो कि आपको एक कोर एक फाउंडेशन को बिल्ड करेगा। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में या कुछ नहीं जानते हो केमिस्ट्री के बारे में, सी भी नहीं जानते हो केमिस्ट्री का, तो हम लोग उसको पूरा कवर आपको कराने वाले हैं जिसमें आपको फुल केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझ में फिर धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है गाइस, चलो जल्दी सब स्टार्ट कर देते हैं केमिस्ट्री का बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं केमिस्ट्री बेसिक्स। ठीक है, कैमरा में आ रहा हूँ गाइस, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर मेन आप कंटेंट पे फोकस करो कि कंटेंट आपको मिल क्या रहा है, क्योंकि कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिस्ट्री बेसिक्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हम लोग जानेंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री होता क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे पीरियोडिक टेबल का, जो आपको जरूरत पड़ सकता है, नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप लोग कॉपी में भी लिखते जाना, जिससे आपको क्या होगा, एक क्विक रिकैप या रिवीजन आप पढ़ चुके हो आपको होगा। नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, वैलेंसी का क्या होता है, सब समझेंगे। चौथा, हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो आप लोग को जानना चाहिए, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सब के बारे में तो एकदम हर को जानना ही चाहिए। एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आयंस क्या होता है, फिर तुम्हारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो गया, फिर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो हर को आनी चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इतना आपको टॉपिक 4 हो गया। ठीक है, पांचवा टॉपिक, पांचवा टॉपिक आप लोग ले सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, सब बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, 5 टॉपिक यहाँ पे हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हायर लेवल तक हम आपको पढ़ा देंगे। हायर लेवल यानी कि क्लास 11 तक का, जो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको पूरा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो गाइज अभी हम लोग ये 6 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला है व्हाट इज केमिस्ट्री, नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल, कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, एटम्स, मॉलिक्यूल, साइंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलो साइड में आते हैं, अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री का मतलब होता है ये एक ब्रांच है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आप कॉपी में भी लिख सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच है साइंस का। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील्स करता है केमिकल्स से, विच डील्स विथ केमिकल्स, केमिकल्स और कंपाउंड्स पे डील करता है, विच डील्स विथ कंपाउंड्स, जो कि कंपाउंड्स केमिकल्स से डील करता है, कंपाउंड्स एंड केमिकल से जो ब्रांच डील करता है उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री हम लोग के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है केमिकल रिएक्शंस को। किसको इन्वॉल्व करता है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हम लोग के लाइफ में हर एक चीज़ में होते हैं। जैसे अगर आप खाना खाते हो, आपका पेट उसको डाइजेस्ट करता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस करता है, रिएक्टेंट, इसमें 2 टर्म आपको पढ़ना होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, एक पढ़ना होता है आप लोग को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या पढ़ना होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कि एक रिएक्शन हम लोग करते हैं तो पहला जो इनिशियल फेज होता है रिएक्शन का वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो रिएक्शन के बाद बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम लोग को केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में बहुत चीज़। तो आप लोग नोट कर लो पहले इतना अच्छा से। ठीक है, उसके बाद आओ चलो आगे बढ़े।
केमिस्ट्री के बारे में इतना भी जान गए। केमिस्ट्री के बारे में रिएक्शंस पे मेन वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज जानो। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, क्योंकि क्लास 11th में भी आपको ये बहुत काम आएगा अगर आप पीसीएम लेते हो तो। पीरियोडिक टेबल या पीसीबी लेते हो मतलब, तो पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जहाँ पे एलिमेंट्स एलिमेंट्स को वो किया गया है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को एक अरेंज्ड मैनर में रखा गया है। आप लोग पूछोगे एलिमेंट्स क्या है, वो आगे के टॉपिक में हम लोग एक साथ कवर कर देंगे। तो पहले आप लोग बस इतना जानो कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक मैनर में अगर कोई एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है। इसमें भी आप क्लास 11th में पढ़ोगे अगर हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल का, तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ हिस्ट्री के अंदर, अगर आप लोग को जरूरत पड़ेगा आप लोग को बहुत काम आएगा। पीरियोडिक टेबल की शुरुआत सबसे पहले की थी, जो एकदम स्टार्ट हुआ था उसने की थी एंटोनियो लेवॉइजर ने। स्टार्टिंग हुआ था पीरियोडिक टेबल का वहाँ से बनना, लेवॉइजर का, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो आपके अधिकतर पर जो सबसे मेन साइंटिस्ट का नाम हम लोग को याद रखना होता है जो पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी में मदद किए, वो थे मेंडलीव। पर ये जो बनाए थे वो पहले वाला पीरियोडिक टेबल था। हम लोग जो अब के समय में पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ते हैं आप लोग बोलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये लिखा बनाया था सॉरी गाइस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले जो शख्स थे उनका नाम था मोस्ले। उन्होंने ये दिया था। और मेंडलीव तक जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के बेसिस पे। मैं आपको ये बाद में जब ये पूरा टॉपिक 6 टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, ये सब वो सब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट में ही क्लियर करा दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मोस्ले भाई साहब आए, तो मोस्ले भाई साहब ने ये बताया कि हम लोग एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं ना कि एटॉमिक मास। तब एक पीरियोडिक टेबल का सही से अरेंजमेंट होता है, वो लोग आप लोग और डिटेल में पढ़ोगे, ये सिर्फ बेसिक्स क्लास है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको इतना पता चला। अब पीरियोडिक टेबल आपको क्लास 10th तक या 11th तक भी 30 तक याद होने चाहिए, तो आपको मैं लर्न भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है लर्न करने का, ट्रिक टू लर्न, जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। पहला, अगर आपको 1 से 10 याद करना है, 1 to 10, 30 तक याद होना चाहिए, 1 to 10, तो आप ऐसे याद करो, हाई हेलो, निमोनिक से, हाई हेलो लिसन भोले बच्चों, हाई हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, सी न्यू ई। अब आप लोग पूछोगे ये क्या लिख रहा है, देखो देखो सब्र करो आराम से। हाई का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। हाई का मतलब, हाई से आप याद रखना हाइड्रोजन, ठीक है। एच ई से आप याद रखना हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। एल आई से आप याद रखोगे लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बी से बेरिलियम, बेरिलियम बेरिलियम। बी से बोरोन, ठीक है। सी से कार्बन। एन से नाइट्रोजन। आप लोग लिखते जाना क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है, टॉपिक भी लिखा हुआ इसलिए घिना आ जाएगा, आप लोग लिखते जाना। ओ से ऑक्सीजन। फ्राइडे से इससे फ्लोरीन। और नाइट से नियॉन, क्या हो गया, नियॉन। तो आपको क्या याद रखना है कि पहला 10 क्या क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पहला 10 एलिमेंट आपको इससे याद रखना। हाई हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। पहला हो गया 10। चलो मिटा लेता हूँ 1 मिनट, एक सेकंड, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको कराऊँ तो बढ़िया से नहीं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलो, आगे अब हम लोग 10 से 20 तक को याद कर लेते हैं। 10 से 20 तक का वो आपको याद रखना है ऐसे, न मांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। आपको याद रखना है इस तरह से, काजू कतली, जैसे मैं याद रखता हूँ, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कैसे याद रखना है, देखो Na किसका है, नेट्रियम, सोडियम, यानी ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम। Ma से, इस M से मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम। Al से एल्यूमिनियम। Se से सिलिकॉन। तो क्या होगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन,
ठीक है। नाम मंगोलियन से पेप्सी, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फोरस, सिलिकॉन, फोस्फोरस सोडा से, ये हो गया फोस्फोरस, सल्फर, ऐसी वाला सल्फर, कोला, नामांगो अलादीन से पेप्सी, सोडा, कोला, क्लोरीन, आर्गोन और काजू, कैल्शियम, ये के वाला है कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम हो गया के। तो क्या हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन, कैल्शियम, आर्गोन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये हो गया गाइस 10 से 20 तक। आप लोग लिखते जाना क्योंकि थोड़ा सा घिनाड़ा है, मैं जान रहा हूँ, पर बोर्ड छोटा है, ठीक है। बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब 20 से 30 तक को आप लोग याद कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, 30 तक याद होना चाहिए। क्या लिखोगे, सचिन तेंदुलकर, बुरा नहीं मानना है क्योंकि बहुत कोई कंटेक्स्ट ले लेंगे दूसरा, ये बस एक तरीका है याद करने का। आप लोग कोई विवाद मत कर देना कमेंट सेक्शन में, या लिख देना कि क्या लिख रहे हो, ये सब खराब, वो बात नहीं है। मैं किसी को हार्म नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, ना कोई मेरा इंटेंशन है, ठीक है। ये सिर्फ एक तरह का याद करने का तरीका है, अगर आपको नहीं पसंद आया आप दूसरे तरीके से याद कर लेना। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रूएल मैन, वेरी क्रूएल मैन, फिरोज कोटला, फिरोज कोटला ने कप जिताया, कप जीताया, ठीक है। सचिन से कहाँ पे आएगा, इस सेलेरियम, ये होगा टेलोरियम, टेलोरियम, टेलोरियम बोल रहा हूँ सॉरी, टाइटेनियम, टाइटेनियम, सॉरी मुंह से निकल गया वो, थोड़ा सा उधर हो गया, टाइटेनियम। या सचिन से स्कैंडियम, स्कैंडियम, वी से वेरेंडियम, 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 आप लोग लिखते जाना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूएल, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये वाला एम से मैग्नीज, मैग्नीज, फिरोज, यहाँ हो गया सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन, फिरोज, सचिन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेंडियम, मैग्नीज, फिर आपका यहाँ पे हो गया सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन, फिरोज कोटला, यहाँ से जिंक, ठीक है। फिरोज कोटला ने कप जिताया, ये वाला गाइज मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आप लोग देख लेना, यहाँ से आप पुट करके निकाल लोगे। थोड़ा सा मेरा भी होता है कि मैं याद नहीं रख पाता हूँ, आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ तक आपको याद करा दिया गया 30 तक। मेन आपको ये वाला याद रखना है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर ये वाला क्या बोलते हैं, 20 से 30 का, इतना आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए प्रोडक्ट टेबल में, तब मतलब आपका बेसिक्स क्लियर है केमिस्ट्री का, ठीक है। देखो, कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी से आने से पहले पहले आप बेसिक टर्म्स जान लो, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, जिससे आपको एक बेसिक तो आए तब ना आप वैलेंसी फैक्टर को समझोगे। एटम समझो होता क्या है, एटम हर एक, कोई भी आप सब्सटेंस इस दुनिया का उठा लो, कोई भी इस दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, क्या मैं बोल रहा हूँ सुनो, इस दुनिया का कोई भी सब्सटेंस अगर आप लोग उठाते हो, तो वो कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया का एक छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। तो एटम का डिफिनेशन आप लिखोगे, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। क्या लिखोगे, ये मेरा डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। क्या मैंने बोला कि एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है कोई भी सब्सटेंस का। तो आप कोई भी सामान ले, जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, ये भी एक ये भी एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं इसको एक सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस बहुत सारे छोटे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल से, एकदम छोटे छोटे कण से मिलके बना हुआ है, जिसको एटम कहते हैं। और पहले जब हम लोग इसको पढ़े थे, तो बहुत कोई कहता है, जब स्टार्टिंग में जब ये एटम के बारे में डिस्कवरी हुआ, एटम का डिस्कवरी याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है, जॉन डाल्टन साहब ने किया था, जॉन डाल्टन, एटॉमिक थ्योरी भी है इसका, पर उतना बेसिक्स में नहीं जानने का जरूरत है, ठीक है। एटम में आपको ये एक चीज़ याद रखना है, लोग इसको पहले के लोग कहते थे ये इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल, पर ये गलत साबित हुआ, इनडिविजिबल नहीं होता, एटम को भी और छोटा होता है। सब बोलता है एटम से छोटा इस दुनिया में कुछ नहीं है, नहीं, एटम को भी और छोटा हम लोग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। पर एक चीज़ मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तो आप कर सकते हो, पर इसको भी और छोटा में कर सकते हो, जिसको क्वार्क्स बोलते हैं, क्वार्क्स, क्वार्क्स।
पर ये आप लोग को पढ़ना नहीं, आप लोग को यहाँ तक याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चार्जेस है। मैं ये आपको बताऊंगा आयंस के अंदर। आयंस के अंदर आपको चार्जेस मैं अच्छा से समझा दूंगा। ये हुआ एटम का मतलब कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होता है कोई भी सब्सटेंस का। अब आ जाओ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स, पहले मॉलिक्यूल से समझने से पहले समझो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक तरह का स्पीशीज जो एक काइंड से बना हुआ है। एनी स्पीशीज, ठीक है, एनी स्पीसीज विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, जो कि एक ही काइंड से बना हुआ है। विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, सिर्फ एक काइंड का बना हुआ है, ठीक है। और एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर रख सकते। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल प्रोसेस, उसको फिजिकल प्रोसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। थ्रू फिजिकल प्रोसेस। क्या लिखा हूँ एक बार अच्छे से पढ़ लो। एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी स्पीसीज जो कि बना हुआ हो ओनली वन काइंड ऑफ एटम से। वन काइंड ऑफ एटम जोड़ लेना यहाँ पे, वन काइंड ऑफ, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल, उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू तोड़ नहीं सकते हैं। एलिमेंट जैसे एग्जांपल, कोई भी एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, जैसे हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करोगे कि हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो टू में एग्जिस्ट करता है। टू, उसका कंसेप्ट आपको मॉलिक्यूल में अभी समझ में आएगा, मॉलिक्यूल के अंदर कि मॉलिक्यूल में आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा मैं डिटेल से बता देता हूँ मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, चलो आ जाओ मॉलिक्यूल के बारे में समझ लो। मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर, टुगेदरली, टुगेदर कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ कर देते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या टू और मोर देन एलिमेंट्स को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो नेचर में है वो एक एक हाइड्रोजन मतलब एक ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, वो टू में एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक एग्जांपल हुआ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, क्योंकि ये नेचर में दो के प्रेजेंस में ही एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है हमेशा नेचर के अंदर, P4 में। फिर अब जैसे आपका क्लोरीन, क्लोरीन एक में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी Cl2 में एग्जिस्ट करता है। फिर आपका हो गया फ्लोरीन, F, ये एक में एग्जिस्ट करता है फ्लोरीन। इसको हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक मोनो एटॉमिक है, कोई एक एटम का मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक, P4 को हम लोग टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आपको इतना जानना है कि होता क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को ही हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो। तो व्हाट इज केमिस्ट्री हो गया, नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल हो गया, एटम्स के बारे में बता दिया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हो गया। कंपाउंड समझ लो, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड। फिर इसको समराइज करेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी वहाँ पे मैंने गलत बता दिया था। मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, सॉरी। बहुत सारे एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो वो ये होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी का ना बात हो रहा है तो वो हो जाता है गाइस, थोड़ा सा वीडियो में भी मैं देख रहा हूँ कैमरा में, इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर फॉर्म्स कंपाउंड। वो जब बहुत सारे एलिमेंट्स टुगेदर आते हैं तो वो क्या फॉर्म्स करते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड को बनाते हैं। ये कंपाउंड बनता कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है कंपाउंड को बनाने का, तो देखो। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, H2 और O2, जब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन कर लेगा तो बना देगा H2O, ठीक है। बैलेंसिंग में
क्या करता हूँ, लास्ट में जब ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको थोड़ा बैलेंसिंग वाला भी बता देता हूँ, क्योंकि वो भी एक बेसिक्स क्राइटेरिया है बैलेंसिंग। कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखो रिएक्शन क्या बनेगा, H2 + O2, H2O। बैलेंस बाद में बताऊंगा, आगे 2 लगता है पता चल जाएगा। बैलेंसिंग मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग सिखा दूंगा। H2 + O2 2H2। तो एक चीज़ बताओ, H2 और O2 एलिमेंट है, जो ये H2O माना पानी, ये एक कंपाउंड है। दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आज आपको बता देता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पानी माना हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आपको पॉपअप साउंड देता है बर्निंग पे। ऑक्सीजन क्या करता है, कंबस्टिबल गैस है। कंबशन आपको पता होगा, कंबशन का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न अगर कर जाए तो उसको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आपको आग बढ़ाने का मदद करता है, पर पानी क्या करता है, आग बुझाता है। तो इसका प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग होगा। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, ये चीज़ आपको नोट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो मैंने क्या बोला कि द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिकली द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, ये आपको नोट में एकदम लिख लेना है, एकदम नोट के अंदर, कंपाउंड के अंदर में डाल लो, क्योंकि ये बेसिक्स बहुत कम आएगा। द केमिकल प्रॉपर्टी, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड का इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। ये वाला आपको नोट पॉइंट में डालना है और वो वाला एग्जांपल दे देना है, यही वाला H2 + O2 2H2O, ये वाला एग्जांपल आपको पुट कर देना है। देखो बढ़िया से देख लो, एकदम दिख रहा है, ये वाला आपको नोट पॉइंट में डाल लेना है। चलो ये वाला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट, कंपाउंड भी हो गया। आयंस के बारे में अब समझ लो। आयंस, आयंस क्या होता है भाई, आयंस का मतलब होता है कोई भी चार्ज स्पीशीज, एनी चार्ज्ड स्पीशीज, कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज। रुको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एनी एक, तो समझो आयंस का मतलब क्या होता है। आयंस का मतलब एनी चार्ज्ड स्पीशीज, कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज को जिसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज का मतलब बता देता हूँ, एनी चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड आयंस, उसको हम लोग आयंस कहते हैं। पहले समझो चार्ज स्पीशीज होता क्या है। चार्ज का मतलब कि कोई में पावर, किसी चीज में अगर पावर आ जाए, चार्ज यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको मैंने अभी बताया था कि एटम को जब हम लोग छोटा करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन हम लोग नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब किसी चीज में प्लस का संख्या ज़्यादा हो जाए, सॉरी प्लस का संख्या कम हो जाए, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग है। और जिसमें प्लस का संख्या ज़्यादा हो जाए, माइनस का संख्या कम हो जाए, मतलब कि प्रोटॉन डोमिनेटिंग है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए इसके बाद ही मैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, उससे आपको और क्लियर होगा। तो ये चार्ज होता है आयंस। आयंस का मतलब समझ गए, कोई भी चार्ज स्पीसीज को हम लोग आयंस कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स। कौन कौन भाई, आपको याद रखना है, काम आएगा। पहला कटायन, कटायन, और दूसरा अनायन, ठीक है। एक कटायन होता है, दूसरा अनायन होता है, ठीक है। कटायन क्या होता है, कटायन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है कटायन। और अनायन जो होता है, अनायन, अनायन का नाम होता है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। आप लोग लिख लो, क्या बोला मैंने, फिर से बोल देता हूँ। आयंस, ये जो आयंस है वो होता है एनी चार्ज स्पीसीज, जिसको हम लोग आयंस कहते हैं, कोई भी चार्ज स्पीसीज उसको हम लोग आयंस कहते हैं। तो 2 तरीके का आयंस होता है, एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। कटायन का होता है नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, कोई भी पॉजिटिव का चार्ज स्पीसीज है तो वो कटायन। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपका Cl, आपका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे H+, हाइड्रोजन में प्लस साइन होता है। अभी कैसे होता है ये आपको वैलेंसी के कंसेप्ट से समझ आएगा। H+ का अनायन का एग्जाम्पल Cl में, अभी खाली आप एग्जाम्पल लिख लो बढ़िया से, मैं ये भी समझा देता हूँ प्लस माइनस कैसे होता है। कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको वैलेंसी के फैक्टर से समझ आएगा। वैलेंसी आपको अभी मैं वैलेंसी नहीं बताऊँ, वैलेंसी बताऊँगा ना तब,
पर वैलेंसी से पहले एटॉमिक नंबर ही सब समझना पड़ेगा, तब थोड़ा सा और अच्छे से डीप क्लियर होते रहेगा। समझ लो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि ये एक नंबर असाइंड होता है हर एक एटम को, नंबर असाइंड टू एवरी एटम, नंबर असाइंड टू एवरी एटम। होता क्या है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ें तो पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट को सजाया गया है वो एक एटॉमिक नंबर के बेस पे सजाया गया है। जैसे हाइड्रोजन पहले पे तो उसका एटॉमिक नंबर 1। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, पहला मैंने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम उसका 2, ठीक है, लिथियम उसका 3, तो ऐसे हो गया बोरोन, बेरिलियम तो उसका 4, बोरोन 5। तो ऐसे मैंने पढ़ाया था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 हो गया। तो इससे एक नंबर असाइन किया। इससे हमको पता क्या चलता है, ये एटॉमिक नंबर से आपको दो चीज़ पता चलता है। पहला तो देखो, दो चीज़ नहीं, मेनली आपको पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा, ये एकदम याद कर लेना, क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में ये है। एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब सर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन के पास उस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके पास एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हीलियम के पास हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है तो उसके पास 2 प्रोटॉन है। आपको ऐसे ये समझ लेना है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ये आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। इतना तक आप अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं अभी नहीं लिखता हूँ, पहले इतना आपको लिख लेना है बढ़िया से, ठीक है। अब उसके बाद समझो एक चीज़ और, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है एटॉमिक नंबर, अभी और भी है कुछ जो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आगे काम देता है। सुनो, एटॉमिक नंबर का उतना लिख लिया, अब उसके आगे समझो। एटॉमिक नंबर जो होता है, आपने क्या समझा कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के तो बराबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। पर कभी कभी, कभी कभी, ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम किसको कहते हैं, न्यूट्रल कहता है मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, ठीक है। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो दोनों को कैंसिल होता है। तो नेट चार्ज क्या होगा इसमें, नेट चार्ज, कोई अगर कोई न्यूट्रल एटम उसका नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, नेट चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज जीरो हो गया। तो कोई भी न्यूट्रल एटम है तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसका नेट चार्ज हम लोग का जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। यही मैं आपको समझा रहा था एटॉमिक नंबर के। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये आपको याद कर लेना है, ये दूसरा पॉइंट है इसमें याद करने का, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब समझ लो आगे का चीज, इतना आपको अभी समझ में आ गया, आयंस ये सब आ गया। अब वैलेंसी का कंसेप्ट समझो, वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, वैलेंसी बहुत कोई नहीं समझ पाता है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपे हाँ एक चीज़ और, आयंस भी आपको बहुत सारे याद करने होगा। मैं क्या करूँगा कि ये जहाँ पे आयंस का टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, आयंस का टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं अभी इसी के क्षण जो क्लास 9th का इम्पोर्टेंट आयंस है, जो भी इम्पोर्टेंट आयंस जो आपको याद रखना है, वो आयंस का लिस्ट दे दूंगा, उसका वैलेंसी जब मैं अभी वैलेंसी पढ़ा दूंगा तो वो चार्ट आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कोई भी एटम का कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको कंबाइन होने के लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए, वो वैलेंसी। ऐसे नहीं समझेगा, एग्जाम्पल से, जैसे देखो एक चीज़ बताऊं, वैलेंसी समझने से पहले ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल है, और जो आगे का है वो मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो रिएक्ट सबसे पहले तो आ जाओ आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करेंट, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट हम लोग कर देते हैं इन एन एटम, ठीक है।
इन एन एटम इन डिफरेंट शेल्स में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर, सॉरी प्रोटॉन्स बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मेन अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन डिफरेंट शेल्स। हम लोग डिफरेंट शेल्स में क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। अब समझो होता कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे कॉमन एग्जांपल है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या बताया था मैंने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना होता है बताओ जल्दी से। सोडियम का होता था, क्लोरीन का हो गया आपको, चलो क्लोरीन आपको याद नहीं आ रहा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको क्लोरीन का है, सोडियम का याद होगा, सोडियम तो एकदम सिंपल है, क्लोरीन 11। तो सोडियम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग शेल वाइज लिखते हैं, देखो कभी भी तीन तरह का हम लोग को शेल ऐसे याद रखना, KLMN डॉट 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 डॉट। के में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन, फिर डॉट 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 आप जितना भर सको। ये इलेक्ट्रॉन आप लोग पूछोगे क्वेश्चन कि के में 2 क्यों भरे, एल में 8 क्यों भरे, एक फॉर्मूला होता है 2n² का, एन होता है नंबर ऑफ शेल्स, क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ शेल्स। शेल कितना है टोटल, मतलब कि के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम तीसरा शेल है। तो अगर हमको एम पहले फॉर एग्जांपल एम में निकाल के दिखाता हूँ मैं, तो 2 × n तीसरा से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 × 9 तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया, आप समझ गए कि कैसे बढ़ाया, कि अपर अभी बढ़ाया नहीं सिखाया हूँ मैं, अभी 2n² से आपको समझिएगा कि एलिमेंट में कैसे होता है। अब जैसे सोडियम है 11 इसका एटॉमिक नंबर, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 2 8 1। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी जैसे अगर आप तीसरा में, जैसे एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना पड़ेगा, रुको ऐसे नहीं। अब जैसे 2 8 1, तो 2 8 1 है, तो हमेशा याद रखना एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, दो कॉन्सेप्ट, जिसका पहला कॉन्सेप्ट का नाम होता है डुप्लेट रूल। क्या नाम होता है, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल ये सिर्फ होता है फर्स्ट शेल के लिए, जिसके ऐसा एलिमेंट जिसका सिर्फ फर्स्ट है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये पहला शेल में पढ़ा है। तो हमेशा याद रखना डुप्लेट रूल ये कहता है कि हम कम से कम कोई भी एलिमेंट को अपना डुप्लेट यानी पहला शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तभी उसका पहला शेल कंप्लीट होता है। तो एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन क्या है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये होता है डुप्लेट रूल, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल जो आपको पढ़ना है वो होता है ऑक्टेट रूल, ये ज़्यादा जरूरी है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब कि जो सबसे आपका लास्ट शेल है, लास्ट शेल, जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी उसी से निकलता है, हमेशा याद रखना लास्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल का नाम देते हैं, ठीक है। तो लास्ट शेल अगर वैलेंस शेल है, तो उसमें जितना भी क्या बोलते हैं, उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। फॉर स्टेबिलिटी ये नहीं कि आप 8 से ज़्यादा भर दिया, 8 से आप ज़्यादा नहीं भर सकते हो लास्ट शेल में, वरना क्या हो जाएगा, अनस्टेबल एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लास 9th में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया डुप्लेट रूल, और ये वाला चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझ लो। 2 8 1 है, तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसमें हम लोग को 8, तो एक चीज़ बताओ, डुप्लेट ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, एक चीज़ बताओ। अब आप लोग पूछोगे 1 इलेक्ट्रॉन लूज को, 1 इलेक्ट्रॉन तभी तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो मेरा बात सच हो जाएगा। पर एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, एक बात बताओ। कोई भी चीज में बहुत एनर्जी लगेगा, सात कोई चीज अगर गेन करा तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना किसी के पास दम नहीं रहता है कि कोई चीज से ले ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रेफर करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये 2,8 स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। इनर्ट गैस क्या होता है, जो कि रिएक्ट नहीं करता है, जैसे हीलियम, आर्गोन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये हीलियम गैस का नोबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। इनर्ट गैस का नोबल कॉन्फ़िगरेशन अगर ले लेता है तो मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया वही उसका वैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, वैलेंसी। तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या होगा, वैलेंस, जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जितना लूज करता है उस पर उतना चार्ज चढ़ जाता है। जैसे ये लूज किया थी +1, मतलब इसका मतलब कि ये एक कटायन है, क्या है, कटायन है। तो ये सोडियम का कटायन है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है।
अब आपको पूरा कड़ी जुड़ रहा होगा अभी तक का जितना मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे 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 आपका कटायन बना, कैसे अनायन बना, कैसे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये वन लूज किया वैलेंसी हो गया। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसका क्या बोलता हूँ, इसका होमवर्क दे रहा हूँ आपको। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कमेंट में लिख के बताना और इसका वैलेंसी आपको लिख के बताना है कमेंट में, ठीक है। आपको ये वाला होमवर्क है, क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन का यूज़ करके ये वाला बताना है, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आएगा कैसे करना है। अभी आप पहले बेसिक्स वाला जानो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी आपको क्लास वो क्या बोलते हैं 11th वाला उतना जानने की जरूरत नहीं, पहले आपको इतना पे कमांड करना पड़ेगा। वैलेंसी आपको समझ में आ गया कैसे वैलेंसी निकलता है। अब समझो कंपाउंड बनता कैसे, अगर आपको वैलेंसी समझ में आ गया तो आप कंपाउंड फट फट बना लोगे। वैलेंसी भी कुछ कुछ का आपको याद रखना, तो मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा जिसका आपको पॉली एटॉमिक आयन जिसका आपको याद है, कुछ कुछ का अपने आप अपनी का, जैसे कैल्शियम में इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते तो 2,8,8,1। हम यहाँ 9 क्यों नहीं किए, क्योंकि स्टेबल नहीं रहेगा, हम बोले थे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि 7 तो गेन नहीं कर सकता। तो सी ए सॉरी सॉरी 19, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 20 हो गया ना। हाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, तो 2 लूज करेगा। तो ये Ca2+ बन जाएगा, ठीक है, Ca2+। और हम लोग जानते हैं कार्बोनेट आयन CO3, इसमें 2- होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं जो अभी टेबल लगाऊंगा इससे पहले उसमें सब दिया रहेगा, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, SO4 2- सल्फाइड आयन, SO3 2-, वो आपको याद कर लेना, क्योंकि उसका भी आपको निकाल भी ना सिखाएगा भी नहीं। तो अब जैसे ये आ गया, तो Ca को पहले लिख दो, CO3 को ऐसे लिख दो, कंपाउंड बना रहे हैं। अब CO3 का वैलेंसी नीचे लिख दो 2+, ठीक है, और CO3 का 2-, तो 2 से 2 कट गया। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Ca का इससे, Ca इसके, तो Ca का वैलेंसी कितना है 1, तो Ca नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं, इसका भी 1 है, तो CaCO3, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, बन गया फॉर्मूला। तो ऐसे आप कंपाउंड बना सकते हो। बहुत बच्चे क्या करते थे, कंपाउंड बच्चा में याद करते हैं, आपको याद नहीं करना। अगर आपको वैलेंसी अच्छे से आता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पता है, आप बना लोगे। तो आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको एकदम बच्चा वाला सवाल मैं एक और होमवर्क भी दे रहा हूँ, जो आपको बना के लाना है। NaCl का आपको करके लाना है, NaCl को आपको अच्छे से खोल के लाना है। कैसे बनेगा NaCl, उसका वैलेंसी क्या आएगा उसका हिसाब से, ठीक है। और MgO, एक और क्वेश्चन ले लो, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका नाम है मैग्नीशियम, इसको तो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इसको पता होगा, सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। 3 क्वेश्चन आपको टोटल हो गया, एक पहला वाला, एक दूसरा, तीसरा। चलो ये वाला हो गया अच्छा से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका कंप्लीट, तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हो गया है। अब हम लोग करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब होता है, ये एक सीरीज़ होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है और कोई एलिमेंट कितना कम लीस्ट रिएक्टिव है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखना है आपको, काकू नाना चाट मांगे, ठीक है, आलू ज़रा फीके पड़े हैं चाप। ये क्या हो गया, ये के से पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक आयरन लेड, और लास्ट में आपका प्लेटिनियम। प्लेटिनियम लास्ट में होता है, Ag गोल्ड, और फिर ये सिल्वर। तो आपको ऐसे याद है, मतलब कि सबसे आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कि याद रखना है वो है सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल जो इसमें एग्जिस्ट करता है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल वो है आपके सोडियम और पोटेशियम। सोडियम, इसको हमेशा याद रखना, केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाएगा, क्योंकि अगर इसको एयर में रखोगे फट से विगोरस रिएक्शन कर देंगे। क्या बोला, केरोसिन ऑयल, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, सोडियम पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, लीस्ट रिएक्टिव ये होता है आपका प्लेटिनियम,
गोल्ड AU से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर AG, इसलिए हम लोग बोलते हैं इससे ज्वेलरी बनाना आसान है क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है। और एक क्वेश्चन भी आपको आता है कि हम लोग लोहे से ज्वेलरी काहे नहीं बनाते, क्योंकि लोहा हाई रिएक्टिव होता है, लोहा अगर है तो उस पर तुरंत जंग की सब लग जाएगा, इसलिए वो रिएक्ट कर जाएगा पानी में, इसलिए सब क्वेश्चन आपको जानना है रिएक्टिविटी से, बस इतना। अब हम लोग आपको बैलेंसिंग वाला चीज़ सिखा देते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा के लिए आपको मैंने बताया, एक्स्ट्रा आपको सिखाना भी चाहिए हर को। तो बैलेंसिंग वाला आपको सिखा देता हूँ कैसे बैलेंस किया रहता है कोई भी रिएक्शंस को। अगर कोई रिएक्शंस है, रिएक्शंस जो आपको बेसिक्स क्लास 7th में भी काम आएगा, बैलेंसिंग मेथड जिसको हम बैलेंस करना है उसको हम लोग करेंगे हीट एंड ट्रायल से। आप लोग क्लास 11th में जाओगे तो आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको दूसरे तरीके से बैलेंसिंग कराएगा, पर बेसिक्स में वो नहीं आया, वो बेसिक्स अलग है। ये सब आपको छोटा छोटा चीज़ आना चाहिए, बेसिक्स क्लास है ना कि क्लास 11th का। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे बैलेंसिंग। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया H2+O2 मैंने लिखा, तो मैंने यहाँ पे H2 तो यहाँ पे पहले देखो कि कौन कौन बैलेंस है, तो पहले LHS ऐसे लिखो, ठीक है, फिर एक लाइन खींचो और लिखो RHS। अब यहाँ पे लिखो कोना में ऐसे करके एलिमेंट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम, क्योंकि आप नए नए सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत। यहाँ पे कोई क्लास 7 का भी बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से सीख पाएगा। हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो। LHS में हाइड्रोजन कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2। जितना कोई एटम प्रेजेंट होता है किसी के मॉलिक्यूल में वो एटॉमिसिटी होता है, मैंने ये भी बता दिया। 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ कितना 1। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें कि 2 2 बराबर हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, देखो बढ़िया से। हाइड्रोजन में एलिमेंट, पहले हाइड्रोजन क्या था, LHS में 2 था, RHS में 2 था। अब एलिमेंट यहाँ पे कितना है, 0 है, सॉरी ऑक्सीजन, 0 बोला ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है 2, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 था, यहाँ पे LHS में, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये वाला हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको ये वाला बैलेंसिंग तो समझ आया, अब आपको और क्वेश्चन लेना है। अब जैसे H2+Cl2, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है 2HCl, क्योंकि पहले 2 हाइड्रोजन HCl, वैसे ही आपको LHS RHS करना है, बैलेंस हो जाएगा बढ़िया से। तो यही था गाइस पूरा रिएक्शन, 40 मिनट के अंदर गाइस आपको पूरा बेसिक्स अच्छा से कवर अप हो गया है, जो मेन बेसिक्स है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। 3 क्वेश्चन दिया हूँ, तीनों क्वेश्चन को बनाना, कोई भी डाउट लगे बता देना। इतना अगर आपको केमिस्ट्री आ गया, इतना जितना मैंने इस वीडियो में बताया 40-41 मिनट में, इतना आपको अगर केमिस्ट्री आ गया तो मतलब आप आराम से आगे के केमिस्ट्री को परस्यू कर सकते हो, बेसिक्स क्लियर करके आप आराम से अच्छा से दबा के क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो गाइज अब थोड़ा सा रेगुलर भी आएगा स्टडी लेवल पे, क्योंकि मेरा मेन चैनल था वो स्टडी का, तो स्टडी रिलेटेड भी कंटेंट अब उसमें अच्छे से आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।